क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी नदी जिसे ऋग्वेद में नदियों की माता कहा गया, जिसके तट पर वैदिक मंत्र गूंजे, जहां प्राचीन सभ्यताओं ने जन्म लिया और जिसका नाम भारतीय संस्कृत में आज भी श्रद्धा से लिया जाता है, वह नदी आखिर कहां चली गई? यदि आज आप भारत का मानचित्र देखें तो आपको गंगा दिखाई देगी, यमुना दिखाई देगी, सिंधु का मार्ग इतिहास में दर्ज मिलेगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी महान नदियां भी स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन सरस्वती नहीं, उसका प्रवाह आज दिखाई नहीं देता। फिर भी हजारों वर्ष से भारतीय परंपरा में सरस्वती केवल एक नदी नहीं बल्कि ज्ञान, सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक रही है। यही कारण है कि यह प्रश्न केवल इतिहास का नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी ऐतिहासिक पहेलियों में से एक है। क्या सरस्वती वास्तव में अस्तित्व में थी? यदि थी तो उसका मार्ग कहाँ था? क्या वह किसी प्राकृतिक परिवर्तन के कारण सूख गई या फिर क्या वह आज भी धरती के नीचे कहीं बह रही है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमें समय की धारा में हजारों वर्ष पीछे लौटना होगा, उस युग में जब उत्तर पश्चिम भारत का विशाल भूभाग आज जैसे शुष्क नहीं था बल्कि अनेक नदियां और उपजाऊ मैदान से भरपूर था। सरस्वती आज का सबसे प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद जिसे विश्व के सबसे प्राचीन उपलब्ध धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथों में गिना जाता है, उसमें सरस्वती का अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। कई सूक्तों से सरस्वती को एक महान, प्रबल और जीवनदायिनी नदी के रूप में वर्णित किया गया है। एक प्रसिद्ध मंत्र में उसे नदियों का श्रेष्ठ कहा गया है। इन वर्णों में यह स्पष्ट होता है कि वैदिक काल के लोगों के लिए सरस्वती अत्यंत महत्वपूर्ण थी। हालांकि इतिहासकार इस बात पर एक मत नहीं है कि ऋग्वेद में सभी वर्णन किसी एक भौगोलिक नदी की ओर संकेत करते हैं या उसमें धार्मिक और काव्यात्मक तत्व भी सम्मिलित हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचते समय साहित्यिक परंपरा और भौगोलिक प्रमाण दोनों के साथ लेकर चलना आवश्यक है। प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती का उद्गम हिमालय के क्षेत्र से माना गया है और उसका प्रवाह पश्चिम की ओर बताया गया है। बाद के परंपराओं में यह भी वर्णन मिलता है कि वह अत्यंत समुद्र तक पहुंचते थे। यदि यह विवरण ऐतिहासिक भूगोल से मेल खाता है तो यह संकेत देता है कि कभी उत्तर पश्चिम भारत में एक विशाल नदी तंत्र अवश्य रहा होगा। लेकिन क्या आधुनिक विज्ञान इस संभावना का समर्थन करता है? 20वीं और 21वीं सदी में भूवैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और उपग्रह चित्रों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में सूखी नदी की प्राचीन धाराओं, जिन्हें पेलिया चैनल कहा जाता है, का अध्ययन किया। इन अध्ययनों में हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान के चेलियास्तान क्षेत्र तक फैले ऐसे प्राचीन नदी मार्गों के संकेत मिले जिन्हें कई शोधकर्ताओं ने सरस्वती से जोड़ने की संभावना व्यक्त की। दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिकों की मत है कि ये मार्ग विभिन्न कालों में बहने वाली कई नदियों के अवशेष हो सकते हैं, न कि केवल एक ही नदी के। यही कारण है कि सरस्वती का प्रश्न आज भी सक्रिय वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय है। इसी क्षेत्र में एक और रहस्य सामने आता है, हड़प्पा सभ्यता। लंबे समय तक इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जा रहा था क्योंकि शुरुआती प्रमुख स्थल सिंधु नदी के किनारे मिले। लेकिन बाद में जब भारत और पाकिस्तान में व्यापक पुरातात्विक उत्खनन हुए तो बड़ी संख्या में प्राचीन नगर गग्गर, हकरा नदी तंत्र के आसपास भी पाए गए। इससे कुछ विद्वानों ने यह प्रस्ताव रखा कि इस हड़प्पा का सबसे बड़ा हिस्सा उस नदी तंत्र से जुड़ा था जिसे कुछ लोग प्राचीन सरस्वती से संबंधित मानते हैं। फिर भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी इतिहासकार इस पहचान से सहमत नहीं हैं। अनेक विशेषज्ञ गग्गर हकरा नदी तंत्र शब्द का उपयोग करना अधिक उपयुक्त मानते हैं क्योंकि उपलब्ध साक्ष्य अभी भी अध्ययन और व्याख्या के विषय हैं।
इस पूरे क्षेत्र में मिले नगर अत्यंत विकसित थे। चौड़ी सड़कें, सुव्यवस्थित जल निकासी, अनाज भंडार, शिल्पकला, व्यापार और नगर नियोजन इस बात का प्रमाण देते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग उच्च स्तर की सामाजिक और तकनीकी समझ रखते थे। किसी भी महान सभ्यता के लिए सबसे जरूरी जल महत्वपूर्ण संसाधन है। इसलिए यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि यदि यहाँ कभी विशाल नदी बहती थी तो उसके लुप्त होने का प्रभाव इस सभ्यता पर कितना गहरा पड़ा हो। इसी प्रश्न का उत्तर खोजते हुए वैज्ञानिकों ने हिमालय, जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी की भूगर्भिक गतिविधियों का अध्ययन किया। उन्हें ऐसे संकेत मिले कि हजारों वर्षों में नदियों के मार्ग बदल सकते हैं। टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण भूमि का उत्खनन, उत्थान और दबाव, हिमालय से आने वाले जल स्रोतों में परिवर्तन तथा मानसून की तीव्रता में दीर्घकालिक बदलाव, ये सभी किसी नदी के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। यहीं से सरस्वती के रहस्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी प्रारंभ होती है। यदि कभी यह नदी वास्तव में विशाल थी तो वह अचानक नहीं गायब। संभव है कि उसका प्रवाह धीरे धीरे कमजोर हुआ होगा। उसकी सहायक नदियां अलग मार्ग पर चली गई होंगी और अंततः उसका अधिकांश भाग मौसमी धारा में बदल गया होगा। यह परिकल्पना कई भूवैज्ञानिकों अध्ययनों से सामने आई है। हालांकि विभिन्न शोध इस प्रक्रिया की समय रेखा और कारणों पर अलग अलग निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। यानी सरस्वती का रहस्य केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है। यह भूवैज्ञानिक, पुरातात्विक, जलवायु विज्ञान और इतिहास, इन सभी विषयों के संगम पर खड़ा एक जटिल प्रश्न है। और शायद यही कारण है कि आज भी वैज्ञानिक, इतिहासकार और शोधकर्ता इस प्राचीन नदी की वास्तविक पहचान और उसके लुप्त होने के कारणों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यदि सरस्वती सचमुच एक विशाल नदी थी तो वह सूखी कैसे? क्या हिमालय में आए भूगर्भिक परिवर्तन इसके लिए जिम्मेदार थे? क्या सतलुज और यमुना जैसी नदियों ने अपने मार्ग बदल लिया था? या फिर हजारों वर्षों तक जलवायु परिवर्तन ने इस महान नदी को धीरे धीरे समाप्त कर दिया? इन प्रश्नों के उत्तर हमें आगे की यात्रा में मिलेंगे। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि सरस्वती का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में क्यों मिलता है। असली प्रश्न यह है कि यदि कभी उत्तर पश्चिम भारत में एक विशाल नदी बहती थी तो वह लुप्त कैसे हो गई? इस रहस्य का उत्तर खोजने के लिए हमें करोड़ों वर्षों से चले रहे पृथ्वी की उस धीमी प्रक्रिया को समझना होगा जिसे हम सामान्य जीवन में महसूस भी नहीं कर पाते। पृथ्वी का ऊपरी भाग कई विशाल टेक्टोनिक प्लेटों से बना है। भारतीय प्लेट आज भी उत्तर की ओर बढ़ रही है और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इसी का टक्कर के कारण हिमालय का निर्माण हुआ और आज भी वह धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। जब किसी क्षेत्र की भूमि का स्तर बदलता है तो नदियों का मार्ग भी बदल सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन काल में उत्तर पश्चिम भारत की कई नदियों का प्रवाह आज से भिन्न था। हजारों वर्षों में भूमि के उठने, धंसने और ढलान बदलने से कुछ नदियां नए मार्ग चुन लेती हैं। यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक क्षेत्रों में दिखाई गया है। इसी संदर्भ में दो नदियों का नाम सबसे अधिक सामने आता है, सतलुज और यमुना। कुछ भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार प्राचीन काल में सतलुज का कुछ जल उस नदी तंत्र में जाता रहा होगा जिसे आज घग्गर हकरा कहा जाता है। बाद में किसी भूगर्भिक परिवर्तन के कारण सतलुज पश्चिम की ओर मुड़कर सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा बन गई हो। प्रवाह का कुछ शोध यह संभावना भी व्यक्त करता है कि यमुना के प्रवाह का एक भाग कभी पश्चिम की ओर जाता रहा होगा और बाद में पूर्व की ओर मुड़कर गंगा प्रणाली में शामिल हो गया होगा। हालांकि इन दोनों परिकल्पनाओं के बारे में सभी वैज्ञानिक एक मत नहीं है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि उपलब्ध प्रमाण अलग अलग समयावधियों में संकेत करते हैं और अभी भी इस विषय पर शोध जारी है। इसलिए इन्हें
अंतिम निष्कर्ष नहीं बल्कि वैज्ञानिक परिकल्पना माना जाता है। यदि किसी नदी के मुख्य जल स्रोत ही उसके अलग हो जाएं, तो उसके प्रवाह पर गहरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। यही कारण है कि कई शोधकर्ता मानते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत का यह नदी तंत्र समय के साथ कमजोर होता गया, लेकिन कई नदियों का मार्ग बदलना ही पर्याप्त कारण नहीं था। जलवायु भी बदल रही थी। आज से लगभग 5004 साल पहले मानसून वर्षा में धीरे धीरे कमी आने के संकेत विभिन्न जलवायु अध्ययनों से मिलते हैं। झीलों की तलछट, समुद्री अवसाद, परागकणों और अन्य प्राकृतिक अभिलेखों के अध्ययन से वो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि उस समय उत्तर पश्चिम भारत अपेक्षाकृत अधिक शुष्क होता जा रहा था। कम वर्षा का अर्थ था कम जल का अर्थ था कमजोर होती नदियां, और जब किसी नदी के जल स्रोत भी बदल जाएं तथा वर्षा भी घटने लगी तो उसका विशाल प्रवाह धीरे धीरे मौसमी धारा में बदल जाता है। इसी समय एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा था। हड़प्पा सभ्यता के अनेक नगरों में आबादी का स्वरूप बदलने लगा। कुछ बड़े नगरों का महत्व कम हुआ और लोगों ने अपेक्षाकृत अधिक जल उपलब्ध क्षेत्रों की ओर जाना शुरू किया। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ बल्कि कई सदियों तक चलता रहा। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आज अधिकांश इतिहासकार यह नहीं मानते कि केवल एक ही कारण से हड़प्पा सभ्यता का परिवर्तन हुआ। जलवायु, नदी तंत्र में बदलाव, व्यापारिक परिस्थितियां और सामाजिक परिवर्तन, इन सभी ने मिलकर इसी भूमिका निभाई है। 21वीं सदी में उपग्रह तकनीकी ने इस रहस्य को समझने में नई दिशा दी। रिमोट सेंसिंग और उपग्रह चित्रों के माध्यम से वैज्ञानिकों ने राजस्थान, हरियाणा और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में ऐसे प्राचीन नदी मार्ग के संकेत पहचाने जो अब सतह पर दिखाई नहीं देती। इन सूखी नदियों और धाराओं को पोलियो चैनल कहा गया। इन अध्ययनों में कई संस्थाओं ने योगदान दिया। भारतीय वैज्ञानिक संस्था और विभिन्न विश्वविद्यालयों ने भूजल, तलछट तथा उपग्रह चित्रों का विश्लेषण कर यह समझने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में यहाँ किसी प्रकार की नदी बहती थी। कुछ क्षेत्रों में गहराई पर मीठे पानी के भंडार भी मिले हैं, जिनके बारे में कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि उनका संबंध प्राचीन नदी तंत्र से हो सकता है। लेकिन यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि भूमिगत जल का मिलना अपने आप में यह सिद्ध नहीं करता कि वहाँ जल प्राचीन नदी सरस्वती का है। इसके लिए अनेक प्रकार के भूवैज्ञानिक और रासायनिक परीक्षण आवश्यक होते हैं। यही वैज्ञानिक पद्धति की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। विज्ञान किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बार बार प्रमाणों की जांच करता है। इसी कारण सरस्वती का विषय आज भी खुला शोध क्षेत्र बना हुआ है। एक और वैदिक साहित्य जिसे सरस्वती का अत्यंत गौरवपूर्ण वर्णन मिलता है। दूसरी ओर भूवैज्ञानिक साक्ष्य जो बताते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में अतीत में बड़े नदी तंत्र मौजूद थे। और तीसरी ओर आधुनिक वैज्ञानिक शोध जो अभी भी यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इन सभी तथ्यों को एक साथ किस प्रकार जोड़ा जाए। यही इस रहस्य को और भी रोचक बना देता है। लेकिन अब तक एक प्रश्न बचा हुआ है, यदि सरस्वती का प्रवाह समाप्त हो गया तो भारतीय परंपरा आज भी उसे जीवित क्यों मानता है? क्या प्रयागराज की त्रिवेणी में वर्णित अदृश्य सरस्वती केवल धार्मिक आस्था है या फिर इसके पीछे कोई ऐतिहासिक या भूवैज्ञानिक आधार भी हो सकता है? और क्या भविष्य का विज्ञान इस हजारों वर्ष पुराने रहस्य का पर्दा उठा पाएगा? इन सभी के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे अगले भाग में। हजारों वर्षों की इस यात्रा के अंत में अब हम उस प्रश्न के सामने खड़े हैं
जिसने इतिहासकारों, पुरातत्वविदों, भूवैज्ञानिकों और करोड़ों लोगों की कल्पना को समान रूप से प्रभावित किया। क्या सरस्वती नदी वास्तव में पूरी तरह लुप्त हो चुकी है या फिर आज भी किसी रूप में जीवित है? भारतीय परंपरा में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का विशेष महत्व है। यहाँ गंगा यमुना का संगम स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि तीसरी नदी सरस्वती को अदृश्य या भूमिगत माना गया है। यह समान मान्यता सदियों से धार्मिक परंपरा का हिस्सा रही है और करोड़ों श्रद्धालु इसे आस्था के रूप में स्वीकार करते हैं। हालांकि आधुनिक विज्ञान ने अब तक ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि वही प्राचीन वैदिक सरस्वती आज प्रयागराज में भूमिगत रूप से बह रही है। इसलिए इस विषय को आस्था और वैज्ञानिक अनुसंधान दोनों के अलग अलग संदर्भों में समझना आवश्यक है। इसी प्रकार समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में यह दावा किया गया है कि वहां सरस्वती का जल मिल गया है या नदी फिर से खोज ली गई है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी भी ऐसे दावे को स्वीकार करने के लिए विस्तृत भूवैज्ञानिक, जल रसायन, तलछट और आयु निर्धारण संबंधित परीक्षण आवश्यक होते हैं। जब तक ऐसे प्रमाण व्यापक वैज्ञानिक समीक्षा से न गुजरे, उन्हें अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि आज भी सरस्वती का प्रश्न पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, बल्कि यह भारत के सबसे सक्रिय अनुसंधान विषयों में से एक है। नई उपग्रह तकनीक, भूजल विश्लेषण, तलछट अध्ययन और आधुनिक डेटिंग तकनीक भविष्य में इस रहस्य के बारे में और अधिक जानकारी दे सकती है। लेकिन शायद सरस्वती का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि उसका सटीक मार्ग क्या था। उसका सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि उसने भारतीय सभ्यता की समृद्धि में एक अमिट स्थान बनाया। ज्ञान की देवी सरस्वती का नाम उसी नदी से जुड़ा हुआ माना जाता है। वैदिक साहित्य में सरस्वती केवल जलधारा नहीं बल्कि ज्ञान, वाणी और समृद्धि की भी प्रतीक बन गई। यही कारण है कि नदी का भौतिक अस्तित्व चाहे जैसा भी रहा हो, उसका सांस्कृतिक अस्तित्व आज भी जीवित है। हड़प्पा के नगर, वैदिक मंत्र, प्राचीन भूगोल, उपग्रह चित्र और आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान, इन सभी को साथ रखकर देखने पर एक बात स्पष्ट होती है। उत्तर पश्चिम में अतीत में विशाल नदी प्रणालियां अवश्य थी। उनके स्वरूप, समय और पहचान को लेकर अभी भी शोध जारी है। कुछ विद्वान उसमें से एक को वैदिक सरस्वती से जोड़ते हैं, कुछ विद्वान इस पहचान को अभी अपूर्ण मानते हैं और यही विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है। या वह प्रश्न पूछता है, प्रमाण खोजता है और नए साक्ष्य मिलने पर अपने निष्कर्षों की समीक्षा भी करता है। शायद यही कारण है कि सरस्वती नदी केवल इतिहास का विषय नहीं, यह उस संवाद का प्रतीक है जहाँ आस्था, साहित्य, पुरातत्व और विज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं। हो सकता है कि भविष्य में कोई नया भूवैज्ञानिक अध्ययन, कोई नया पुरातात्विक उत्खनन या कई नई उपग्रह तकनीक इस रहस्य के और भी पहलुओं को उजागर करे। और यह भी संभव है कि कुछ प्रश्न हमेशा अनुत्तरित रह जाएं, लेकिन एक सत्य निर्विवाद है। सरस्वती नदी का नाम भारतीय इतिहास, संस्कृति और सभ्यता से कभी अलग नहीं किया जा सकता। उसने वैदिक परंपरा को आकार दिया, भारतीय स्मृति में अपना स्थान बनाया और हजारों वर्षों बाद भी शोधकर्ताओं को नई खोजों के लिए प्रस्तुत करती रही। शायद यही किसी महान नदी की सबसे बड़ी पहचान होती है। यह केवल धरती पर नहीं बहती, यह पीढ़ियों की स्मृतियों में बहती रहती है और शायद इसी कारण सरस्वती आज भी भारत की सबसे रहस्यमयी नदी कहलाती है। यदि भविष्य का विज्ञान इस रहस्य की अंतिम परत भी खोल दे तो यह केवल एक ही नदी की खोज नहीं होगी, यह मानव इतिहास, भारतीय प्राचीन सभ्यताओं और भारतीय विरासत को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तब तक सरस्वती एक ऐसा रहस्य बनी रहेगी जो हमें याद
दिलाती है कि इतिहास की हर खोई हुई धारा वास्तव में खोती नहीं, वह अपने पीछे प्रश्न छोड़ती है और उन्हीं प्रश्नों से नई खोजों की शुरुआत होती है। आज की यात्रा यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक से चाहिए कमेंट में बताएं। धन्यवाद।